हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल, क्या कर रहे हैं? होपफुली ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। सो टुडे सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड के कैलकुलेशन के जो एक्सपेरिमेंट हमारे कोर्स में है। आज उन तीनों एक्सपेरिमेंट की हम लोग बातचीत करेंगे। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये तीन एक्सपेरिमेंट वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में है। आज इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग बेसिकली करना स्टार्ट करेंगे और इनको समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात भी करेंगे। तो आइए इन सभी एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के शानदार से चैनल सुपर जेई के ऊपर, जहां पर मैं हूं शिवेंदु मिश्रा और मैं आपका फिजिक्स गुरु। आई एम एन आईटी ग्रेजुएट और पिछले 8 सालों से मैं कई सारे कोचिंग संस्थानों के साथ पढ़ा रहा हूं और अब मैं अनअकैडमी के साथ जुड़ा हुआ हूं प्यारे बच्चों। तो अब हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं आज के इस प्रोसेस को। तो वेलकम ऑल ऑफ यू। ये है दोस्तों सुपर जेई का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आप सारे के सारे अपडेट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैनल आप पा सकते हैं। और अगर आपने प्यारे बच्चों अभी तक एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के अंदर इनरोलमेंट नहीं दिया है तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहा है एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जिसके अंदर कई सारे कोटा के टॉप एजुकेटर्स, पूरे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं एट वेरी इकोनॉमिकल प्राइसेस। दोस्तों, SM11 इज माई कोड, जिस कोड के थ्रू आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कोड दैट यू आर सपोज टू यूज ड्यूरिंग योर सब्सक्रिप्शन। तो इसको यूज करना बिल्कुल ना भूलें। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है ये आपको पड़ेगा 34,650 रुपीज का। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस डेली मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगी इन सभी चीजों की, और एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा जिसके अंदर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि जेई प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने वाले जितने भी एजुकेटर हैं आप सभी के साथ पढ़ सकते हैं। यहां पर हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। तो आपको फिजिक्स एक से नहीं आ रही तो दूसरे से आएगी, दूसरे से नहीं तीसरे से आएगी, तो यू आर हैविंग द बिगर स्कोप कि आपको कहां से पढ़ाई करनी है। आप उन सभी के साथ पढ़ाई को कर सकते हैं मेरे बच्चे। बहुत अच्छा ऑफर अभी चल रहा है कि 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 24 के साथ 3 का और 3 के साथ 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है। तो जल्दी से जल्दी बिना लेट के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना कोई भी हेडेक लिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है। क्या मिलती है बच्चों? पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर। मतलब अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कुछ बातें पूछनी है, पर्सनली बातचीत करनी है, तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी टॉप एक्सपर्ट के द्वारा। कई सारे आईआईटीएंस होते हैं इसके अंदर और ये आपको स्टडी प्लानिंग में सहयोग करते हैं, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस के अंदर आपकी पढ़ाई होती है और आपको टेस्ट की एनालिसिस भी आपको ये देते रहते हैं। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर एक पर्सनल अटैचमेंट आ जाता है जहां पर आपकी पढ़ाई बहुत शानदार। लेकिन जब पर्सनल टॉप एजुकेटर आपके साथ जुड़ेंगे पर्सनली, तो अनडाउटेडली आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर SM11 ये जो कोड लगा हुआ है इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है इन कंपेयर टू प्लस, थोड़ा सा, राइट। तो अगर आपको बहुत शानदार सी फीलिंग लेनी है तो आइकॉनिक इज बेस्ट फॉर यू। इंडिया का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। SM11 कोड के थ्रू आप इसको एनरोल करिए। अनअकैडमी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हर संडे को एग्जामिनेशन हो रहा है। आप टॉप 3 रैंकर्स को 100% स्कॉलरशिप मिलेगी पढ़ने के लिए। ये बैचेस हैं जो जून के मंथ में आने वाले हैं। ऑल स्टार बैचेस, इमर्ज बैच, अर्ली एक्सेस, रिवॉल्व बैच, इन सब के अंदर आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो भी बैच सुटेबल रखे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पुराने आए हुए बैचेस को भी सब्सक्राइब या उसमें इनरोलमेंट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत शानदार चीज, समर टेस्ट कार्निवल, ये आपका इंतजार जिसका था वो खत्म हो गया। यहां पर आपको कंपटीशन की लड़ाई करने का मौका बहुत शानदार तरीके से मिल रहा है। कई सारे बच्चे सोचते हैं सर कहां पर पढ़ाई करें, सर केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट देने हैं, सर मैथ के देने हैं, फिजिक्स के देने हैं। आप क्रिएटिविटी देखिए, केमोलिजेंट, राइट। तो क्रिएटिविटी, इनोवेटिव क्वेश्चंस आपके साथ आएंगे और आपको बहुत शानदार तरीके से आपकी रैंक को बूस्ट करेंगे। तो इनके साथ आप लगातार जुड़िए फ्रॉम 7 जून टू 26 जून। बहुत शानदार सा पेपर। कई सारे बैचेस जो प्रीवियसली आए हुए हैं, ये सब बैचेस हैं जो कोटा के टॉप एजुकेटर, जैसे ये न्यूक्लियस की टीम है, इनका बैच भी बहुत शानदार है। आप वाइब्रेंट की टीम का बैच देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एजुकेटर हैं, आप खुद ही देखिए कितने सारे बैचेस लगातार चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे बैचेस हैं, आपको जो बैच अच्छा लगे आप उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। सभी के रिकॉर्ड लेक्चर आपको प्रेजेंट मिलेंगे, तो अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप उनके रिकॉर्ड लेक्चर के थ्रू देख सकते हैं, उसकी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, राइट। मुझे आप फॉलो कर लीजिए शिवेंदु के नाम से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको फ्री स्पेशल क्लासेस लगातार मिलती रहे और आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती रहे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कि किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं। बेसिकली बेटा, स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे सिलेबस में एक्सपेरिमेंट्स हैं वो बेसिकली 3 हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं वो होता है रेजोनेंस ट्यूब का। ये कॉमनली बहुत बार पूछा गया है। इट इज अ
5 स्टार प्रॉब्लम, ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, बहुत बार पूछी गई प्रॉब्लम है, जेई में आ चुकी है, जेई मेन में आ चुकी है, मतलब एडवांस मेंस दोनों में हर बार आई हुई है। बहुत शानदार, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ठीक है ना। हर एक के बारे में डिटेल में समझेंगे। सेकंड आता है आपका क्विंक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, थोड़ा कम पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, तो 2 स्टार प्रॉब्लम है। सिमिलरली कुंट्स ट्यूब है, ये भी थोड़ा सा कम पूछा गया है, तो दिस इज ऑल्सो 2 स्टार प्रॉब्लम, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 एक्सपेरिमेंट है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रेजोनेंस ट्यूब, क्विंक्स ट्यूब और कुंट्स ट्यूब। इन तीनों एक्सपेरिमेंट की आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज इन तीनों एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस ट्यूब है जिसको काफी डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। क्विंक्स और कुंट्स ट्यूब भी इंपॉर्टेंट है, एक एक बार आए हुए हैं, हो सकता है फर्दर ऑन भी पूछ लिए जाए, राइट। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की अगर मैं बात करूं कि इनका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है, तो आइए चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। रेजोनेंस जो ट्यूब है ये वर्कआउट करते हैं, मतलब सारे के सारे इंटरफेरेंस मॉडल पे वर्कआउट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन ऑफ वेव। रेजोनेंस ट्यूब एंड कुंट्स ट्यूब, ये दोनों स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन पर काम करते हैं। ये दोनों स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन स्ट्रक्चर पे वर्कआउट करते हैं। और जो क्विंक्स ट्यूब है इसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जो होता है दैट इज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बेसिकली दो का प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सेम है, रेजोनेंस ट्यूब और क्विंक्स ट्यूब का, लेकिन क्विंक्स ट्यूब का जो वर्किंग है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की बात करेंगे तो स्टैंडिंग वेव भी एक तरीके से सुपरपोजिशन ऑफ वेव का ही फिनोमिना है, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब और क्विंक्स ट्यूब के अंदर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है क्विंक्स ट्यूब के अंदर। पहले ये फंडामेंटल क्वेश्चन हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, जेई मेन या कहीं पर पूछे जाए तो किस प्रिंसिपल पर वर्कआउट करते हैं, तो यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। चलिए आइए अब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं एंड दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो है इट इज बेस्ड ऑन द वेरी सिंपलिस्टिक मॉडल कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक ये ऑर्गन पाइप है, राइट। किस पर बेस्ड है बेटा, ये ऑर्गन पाइप पर बेस्ड है। तो एक ऑर्गन पाइप हो गया जो कि पानी में डूबा हुआ है, दैट इज सबमर्ज्ड इन वाटर। तो दिस एंड जो पानी में डूबा हुआ है, दिस एंड वर्क्स लाइक अ, ये एंड किसकी तरह वर्क करता है, दिस एंड वर्क लाइक अ क्लोज्ड एंड। और ये कैसा होता है, यहां पर ये ओपन होता है, दिस वर्क लाइक अ ओपन एंड, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन पाइप बनता है, ये ऑर्गन पाइप बन जाता है कुछ इस तरीके का, जिसका एक एंड ओपन है और एक एंड ओपन एंड वन एंड इज क्लोज। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। और क्या होता है, आपने कहा सर यहां पर हम लोग इस वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं, वी कैन चेंज द लेंथ विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल एडजस्टमेंट। इस पानी के लेवल को नीचे गिराएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, पानी के लेवल को ऊपर लेके जाएंगे तो लंबाई कम हो जाएगी, राइट। तो वी कैन चेंज द वाटर लेवल, तो लेंथ ऑफ द, बहुत बेसिक बातें हैं, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम can be adjusted by water, एयर कॉलम लिखना था, सॉरी, ऊपर पानी के ऊपर तो हवा होगी, जो एयर कॉलम है जहां पर ऑर्गन पाइप है
वो पानी के लेवल को अप एंड डाउन करके एयर कॉलम की जो लंबाई है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी लेंथ को आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बेटा अपैरेटस के फॉर्मेट में एक ट्यूनिंग फॉर्क और होता है। क्या होता है बच्चों? ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। हमारे पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ फिक्स्ड है, समथिंग लाइक दिस। अब क्या होता है कि हम एक ट्यूनिंग फॉर्क को लेके जाते हैं, इसके एंड पर वाइब्रेट करते हैं, राइट। दो फ्रीक्वेंसी का ओवरलैप होने वाला है। क्या होने वाला है? यहां पर रेजोनेंस ट्यूब है तो यहां पर रेजोनेंस कंडीशन होगी, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होगा, और जिस मोमेंट पर रेजोनेंस हो जाती है उस मोमेंट पर क्या होता है? साउंड बहुत तेज आती है। आपने कहा मतलब क्या हुआ सर इसका? मैंने कहा देखो यार, इसका मतलब ये होता है कि देखो इस ऑर्गन पाइप के अंदर भी कुछ एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। हमको पता है कि जो ये ऑर्गन पाइप होता है जिसका एक एंड क्लोज होता है, उसके अंदर ये फंडामेंटल मोड होता है। फिर आपने पढ़ा था, याद है? फिर क्या होता है? आपने कहा फिर सेकंड फंडामेंटल आता है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। फिर क्या होता है? आपने कहा सर फिर थर्ड आता है, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं। बोलो भाई, याद आ रहा है क्या? राइट तो ये लंबाई इतना होता है λ/4 के बराबर, ये हो जाता है 3 λ/4 और ये हो जाता है 5 λ/4। इस तरीके से आपको पता है कि इस ऑर्गन पाइप के अंदर एक वेवलेंथ को प्रोड्यूस किया जा सकता है। चूंकि एयर कांस्टेंट है, बात पहले समझ लीजिएगा हर एक छोटी से छोटी बातों को। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज कांस्टेंट as medium is constant। देखो भैया, वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको पता है कि सर वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होती है दैट इज इक्वल्स टू गामा अंडररूट ऑफ गामा RT/m। वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो आपने कहा सर वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होती है? मीडियम पर डिपेंडेंट होती है। यहां पर हवाई है तो हर जगह पर हवा होगी, चाहे आप इसका लेवल नीचे करें और नीचे करें और नीचे करें, कितना भी नीचे करें, एयर ही रहने वाली है। तो अगर ये सिर्फ एयर ही रहने वाली है तो इसके एयर लेवल के वाटर लेवल के नीचे होने से मीडियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मीडियम में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, ना मोलर मासेस में कोई चेंज है, तो आप बोल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। आपने यही एक ट्यूनिंग फॉर्क बचाया। अब ट्यूनिंग फॉर्क बजाने से क्या हुआ? दो फ्रीक्वेंसी पैदा हुई। कौन कौन सी? एक फ्रीक्वेंसी जो इस ट्यूनिंग फॉर्क की थी, इसको F1 बोल देते हैं, और एक फ्रीक्वेंसी जो इस ऑर्गन पाइप के अंदर पैदा होगी ड्यू टू द डिस्टर्बेंस। तो यहां ऑर्गन पाइप के अंदर भी एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, इसको बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। ये हो गया F1 और ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप की अगर मैं बात करूं तो जिस मोमेंट पर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजोनेंस कंडीशन। तो आपने कहा कि सर देखो ये होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, यही तो होता है। तो आपने बोला कि सर देखो अगर मैं यहां पर बात करूं रेजोनेंस होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो क्या होता है बच्चों, जब हम यहां पर इस ट्यूनिंग फॉर्क को बजाते हैं और ऐसे अपना कान लगाते हैं, क्या लगाते हैं? कान लगा लेते हैं। तो व्हेन वी आर हियरिंग तो आपको ट्यूनिंग फॉर्क की आवाज सुनाई पड़ेगा। आप धीरे 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 वाटर लेवल को कम कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया जा रहा है इस बात को समझो। क्या कर रहे हैं? यहां पर आपने बजा दिया बाजा, ट्यूनिंग फॉर्क को बजा दिया। क्या बजा दिया? ट्यूनिंग फॉर्क को बजा दिया। अब क्या कर रहे हैं? कान लगा लिया, ट्यूनिंग फॉर्क बन। आप धीरे 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 वाटर लेवल को कम करते जा रहे हैं। वाटर लेवल पहले सबसे ऊपर तक भर देते हैं, पूरा ऊपर तक वाटर लेवल भर दिया, मतलब लेंथ ऑलमोस्ट 0 है। ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, धीरे 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 वाटर लेवल को गिराना स्टार्ट किया। आपका एक दोस्त वाटर लेवल गिरा रहा है, आप कान लगा खड़े हैं। अचानक से आपको दिखाई पड़ेगा, आपके आवाज आ रही बन, अच्छा बन, थोड़ी सी आवाज तेज होगी। क्या होगी? आवाज अचानक से बढ़ जाएगी, आवाज अचानक से बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा साउंड कुछ इंक्रीज हुआ, तो आप तुरंत रोको 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 रोको। आप क्या बोलोगे दोस्त से? रोक दो। तो दोस्त थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, जब तक आप बोलोगे तब तक दोस्त का नीचे रहे। फिर आप बोलेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर करो, फिर ऊपर करो। फिर आप कान लगा सुनते रहेंगे, जैसे जैसे वो वापस ऊपर कर रहा होगा उस लेवल पे आएगा, वापस से स्पीड, वापस से साउंड तेज होगी। अचानक से आपकी साउंड बन होना जैसे स्टार्ट हो गया, बोलेगा बस 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 बस।
धीरे 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 आप दोस्त आपस में बात करके वो लेवल को सेट करोगे जहां पर रेजोनेंस सुनाई पड़ा था, जहां पर फ्रीक्वेंसी अचानक से बढ़ गई थी, जहां पर तेजी से कान में आवाज आई थी। आपने कहा ये कंडीशन, जब अचानक से आवाज तेज आती है तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस होने की, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर चुकी हैं, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, उसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। तो ऑर्गन पाइप की और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जिस समय मैच करती है आप वहीं रुक जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप लेंथ को नीचे करते करते आ रहे होंगे तो सबसे पहला जहां पर मैचिंग होगी वो यहां कहीं होगी। देखो पहली फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी वो तो यहां पर आने वाली है किसी पर्टिकुलर लैम्डा बाई 4 पर। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर मैं बात करूंगा तो L बराबर अगर लैम्डा बाई 4 हो गया तो मैं ये जल्दी से इसकी एक कुछ बेसिक बातें, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होंगी जल्दी से बता दो भैया, दिमाग में होगा। पहली, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सॉरी, ये कुछ ऐसे प्रोड्यूस होने वाली है। मान लीजिए कि सबसे पहले आपकी लेंथ आई L1, तो आप बोलेंगे सर L1 जो होगा दैट इज इक्वल टू सॉरी माय मिस्टेक, L1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है V बाई लैम्डा। तो आपने बोला सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा। तो यहां से लैम्डा क्या लिख सकते हैं सॉरी 4L1। तो आपने कहा सर देखो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू VS अपॉन 4L1। ये फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, आपने बोला ये फ्रीक्वेंसी हो गई ऑर्गन पाइप की। और जब यही वाली फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी उससे, तो आप यहां से बोल सकते हैं यहां से हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी L1 की वैल्यू। तो L1 पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपने बोला कि जिस मोमेंट पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई थी वो L1 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट कर ली, बोलो हाँ या ना। आपने कहा सर बिल्कुल कैलकुलेट कर ली। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप इट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमको पता है वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी है और ये हो गया VS अपॉन 4L1। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इनटू V4L1। आपने कहा कि सर हो सकता है इस L1 को कैलकुलेट करने में कुछ गलती हो जाए। तो आपको पता है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सिर्फ एक रीडिंग नहीं लेते हैं और भी रीडिंग लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसके सेकंड की। तो आपने कहा ये तो पहली बार वाली फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। सेकंड हार्मोनिक भी मैच कराने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या कोशिश करेंगे बच्चों, सेकंड हार्मोनिक को मैच करा दिया जाए। तो आप बोलेंगे सर इसके लेवल को फर्दर और डाउन किया जाएगा। फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे L2। तो अब ये L2 जो आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 4। आइडियली क्या होता है, L2 की वैल्यू L1 के कंपेयर करेंगे तो 3 गुना होनी चाहिए, दिखाई पड़ता है। तो जब आप इसके 3 टाइम्स लीजिए, मान लीजिए L1 20 सेंटीमीटर पे आया तो L2 लगभग 60 सेंटीमीटर पे आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। 3 टाइम्स हो जाएगा। तो आप जब वापस 60 सेंटीमीटर तक पहुंचेंगे तब वापस से ये वाला वेव फॉर्म हो जाएगा और यहां पर फ्रीक्वेंसी वही वाली पैदा हो जाएगी जो ट्यूनिंग फॉर्क की थी और वापस से रेजोनेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो आप यहां से वापस से L2 को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि L1 के कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई हो। अब L1 की वैल्यू हो सकता है 20 आने वाली हो, आपने 19 ही निकाली हो। L2 की वैल्यू हो सकता है 60 आ रही हो, आप 59 ही निकालें। तो क्या होता है कि कई बार थोड़े एरर के चांसेस होते हैं, इसलिए हम मल्टीपल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। L1 लेते हैं, फिर L2 लेते हैं और देखते हैं कि क्या इनका ऑर्डर 1:3:5 के रेशियो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, आपने बोला VS अपॉन, यहां पर अगर लैम्डा की बात करें तो इट इज इक्वल टू 4L/3। जो जैसे यहां पर 4L/3 लिखेंगे तो L2 की वैल्यू तो 4L2 इंटू 3 हो जाएगा यहां पे। तो यहां से भी आप वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, L2 के करस्पॉन्डिंग यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। दैट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4L2/3 क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से फर्दर एक बार और नीचे लेके जाएंगे तो ये लैम्डा या सॉरी जो L3 आएगा वो 5 लैम्डा बाई 4 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से L1:L2:L3:L4 का रेशियो 1:3:5:7 के रेशियो में बढ़ता जा रहा होगा। आपने कहा बिल्कुल सही है। और इन्हीं के जो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे ताकि जो एरर हो उनका सबका एवरेज ले लेंगे, तो एरर को हम लोग नलीफाई कर लेंगे, कमजोर कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? क्या कंसेप्ट समझ में आता है?
कंसेप्ट क्या बोलता है कि रेजोनेंस कंडीशन होगी जब जो ट्यूनिंग फॉर्क ऊपर बजा है उसकी फ्रीक्वेंसी नीचे ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो सडनली आवाज बढ़ेगी, रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, आवाज बढ़ेगी, हम सुन के पहचान लेंगे, लेंथ उसी के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे। तो पहली बार जब आवाज बढ़ रही होगी जहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी वहां के लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे और वहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। कोई दिक्कत? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सभी को समझने हैं, क्या क्या और एक्स्ट्रा चीजें। ये तो हो गया फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट। यहां तक कोई दिक्कत हो तो देख लो भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका, जल्दी देखो, आंसर बताओ। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कुछ बता सकते हैं मेरे बच्चे, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो इमीडिएटली बता दे। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम बात करते हैं एंड करेक्शन। ये किसकी बात करते हैं बच्चों? एंड करेक्शन। ये किसकी बात करते हैं बच्चों? एंड करेक्शन। तो बेटा यहां पर जो हम लोग पाइप लेते हैं बेटा, जो ये पाइप होता है इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं, ये आपको पहले ही बताया गया होगा, ये वाइब्रेशन इस लेंथ से थोड़ा ऊपर तक होते हैं। मतलब आपने का मतलब ये हुआ कि जैसे हम यहां पर बात करेंगे तो ये L1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो इस लेंथ से थोड़ा ऊपर और वाइब्रेट करते हैं, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इन कंपेयर टू द ओरिजिनल लेंथ। तो आपने कहा मतलब आपने कहा सर यहां पर एक एंड करेक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं E, और एंड करेक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू 0.6 R। कितना होता है एंड करेक्शन? 0.6 R। तो इफेक्टिव लेंथ जो एक्चुअल लिखी जाती है, जो हम लोग जनरली लिखते हैं, अगर एंड करेक्शन नहीं दिया हो तो ऐसे लिखते हैं, नहीं तो L इफेक्टिव जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू L1 प्लस 0.6 R। सिमिलरली यहां पर अगर मैं L2 के इफेक्टिव होने की बात करूं तो इट इज इक्वल टू L2 प्लस 0.6 R। तो क्या होता है बच्चे, जब भी हमें, अब आपको सर आप बताओ सर कैसे पता चलेगा कि ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है कि नीचे वाला लगाना है? देखो बच्चों, सोचना मेरी बात को एक बार, बहुत ध्यान समझना है, अपने आप आपको पता चल जाएगा कब क्या करना है। अगर ये इसका 3 गुना हो रहा हो, अगर ये इसका 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे 3 गुना हो रहा है, इसका इफेक्ट नहीं है। और अगर ये 3 गुना नहीं हो रहा है, 3 गुने से थोड़ा कम है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि भैया यहां पर एंड करेक्शन आ रहा है। आपको रेडियस ऑफ द ट्यूब अगर गिवन है, क्या गिवन है? रेडियस ऑफ द ऑर्गन ट्यूब अगर गिवन है, ऑर्गन पाइप की रेडियस अगर आपको गिवन है बच्चों, तो आपको एंड करेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी? 0.6 R। कितनी हो जाएगी बच्चों? 0.6 R। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात बेटा किसी भी तरीके की बात समझ में आती है? देख ले भाई एक बार। तो ये होता है मेजर बेसिक सब पॉइंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लेंथ की करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। तो यहाँ से L1, L2, L3 की वैल्यूज निकल के आती हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग हम सारी की सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, राइट? कोई दिक्कत वाली बात? तो ये है बेसिक सा एक्सपेरिमेंट ऑफ रेजोनेंस ट्यूब। कोई दिक्कत? जल्दी से समझ गए? सारी बात आ गई समझ में? हर एक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट होता है जिसको हम बोलते हैं क्विंक्स ट्यूब। और अभी हम इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। क्विंक्स ट्यूब इट बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये किस पर बेस्ड है? ये फिनोमिना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर बेस्ड। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या बोलता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बोलता है कि अगर दो वेव, सेम फेज की वेव अगर सुपर इंपोज करती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ के डबल हो जाता है। मतलब आपने कहा सर जैसे एक ये वेव है, बहुत ध्यान से, ये पल्स है, इसको वेव नहीं बोलते। अब ये वेव और ये वेव दोनों सेम फेज पर ऊपर की तरफ आ रही थी, तो अगर ये दोनों वेव एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने के बाद ये एम्पलीट्यूड यहां पर डबल हो जाएगा। अगर ये ए का था, ये भी ए का था, तो ये एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा ये 2a हो जाएगा। सो दिस इज सिंपल कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
दो सेम दिशा में सेम फेज की वेव जब टकराती है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि सडनली एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो आप के मन में आपसे कई बार बोला भी जाता है कि कब कैसे फेज डिफरेंस क्या होगा और किस किस तरीके से होगा। तो यहां पर क्या होता है, जैसे एक ही सोर्स की बात की जाए, मतलब दो वेवलेंथ आपके यहां पास है, y1 बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और y2 बराबर है a साइन ओमेगा टी माइनस के, इसको x1 लिख देता हूं, इसको x2। आपने कहा सर x1 x2 अलग अलग क्यों किया? आपको याद होगा, नहीं याद हो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए बता रहा हूं ताकि आपकी पुरानी सारी मेमोरीज याद में आ जाए और कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। आपको याद होगा बेटा कि यहां पर क्या करते हैं हम लोग, पहले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे और फिर इसको रिलेट करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट को देखने की कोशिश करूं तो इनटू द एक्सपेरिमेंट यहां पर एक ट्यूनिंग फॉर्क को बजाया गया, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस की गई, एक ही फ्रीक्वेंसी की साउंड, लेकिन उसको दो रास्ते अलग अलग दिखा दिए गए। एक रास्ता इधर जा रहा था, एक रास्ता इधर जा, तो कुछ साउंड इधर चली गई और कुछ साउंड इधर चली गई। बात समझ में आती है? लेकिन साउंड की फ्रीक्वेंसी वही थी, मतलब ओमेगा एक ही था, दोनों जो भी वेव निकली, जो भी एम्पलीट्यूड था वो सब कुछ वही रहा, क्योंकि वेव तो वही थी, ट्यूनिंग फॉर्क वही था, तो एम्पलीट्यूड भी वही रहेगा, ओमेगा भी वही रहेगा। एक तरफ जो वेव गई वो थोड़ा कम पाथ ट्रेवल करके आई और एक तरफ जो वेव गई वो कुछ ज्यादा पाथ ट्रेवल कर गई। यहां पर क्या होता है, ये मूवेबल ट्यूब होती है। ये क्या होती है, इसके ऊपर एक लगी हुई मूवेबल ट्यूब होती है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। इनिशियली ये बिल्कुल यहीं पर होती है, आप इसकी लेंथ को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग ये एडजस्ट हो जाती है। बात समझ में आती है? आपने कहा ठीक बात। तो आपने कहा सर इससे फायदा क्या मिला? मैंने कहा इससे ये फायदा मिला कि इसने दूरी ट्रेवल करी x1। मान लीजिए बेटा कि जब ये इधर वाली वेव गई तो इसने जो ये जो दूरी ट्रेवल करी है कितनी थी? आपने बोला x1, और इसने जो ये दूरी ट्रेवल करी यहां से यहां तक ये थी x2। तो अब जब ये दोनों वेव यहां पहुंचेंगी तो इनके बीच में कुछ पाथ डिफरेंस होगा। क्या होगा बच्चे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस समझते हैं आप लोग कि पाथ डिफरेंस अगर हो गया तो फेस का डिफरेंस आ जाएगा। अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस अगर इस तरीके से हो कि वो दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, दोनों का फेज सेम हो जाए, तो आपने कहा सर इसकी कंडीशन, मैंने कहा दोनों का फेज, इसी को तो फेज बोलते हैं जो एंगल है। तो आपने कहा सर देखो ओमेगा टी माइनस के एक्स1 इट इज इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स2। आपने कहा ये कब हो सकता है? आपने कहा सर दोनों एंगल को बराबर होना है। तो आपने कहा अगर इन दोनों को इक्वल होना है, मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में पुरानी बातें नहीं हो और जिसको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद होगा तो उसको तो सब चीजें चमकती हुई दिखाई पड़ रही होंगी। आपने साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स1 इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स2 अगर मैं लिखूं बच्चा यहां पे, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसके दो कारण होंगे। ये कब बराबर होगा? आप बोल सकते हैं सर ओमेगा टी माइनस के एक्स1 इट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस के एक्स2 प्लस 2n पाई, कुछ ऐसा ही हो जाए। तो क्या दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी बेटा? कैसा मैं बोल सकता हूं? जल्दी से बोलो, जल्दी से मुंह खोलो भैया। बात समझ में आती है? आपने कहा सर बात बिल्कुल सही है। तो आपने कहा कि सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जब इनके बीच का एंगल 2n पाई प्लस हो रहा हो। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है, तो 2 पाई प्लस। आपने कहा सर देखो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, के एक्स2 इधर आ जाएगा, तो k इंटू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2n पाई, ये निकल के आता है। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है, मतलब दोनों का फेज सेम होना है, तो इसका मतलब x2 माइनस x1, k की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 पाई बाई लैम्डा, इट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2n पाई। 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो गया और यहां से हमारा निकल के आता है दैट x2 माइनस x1 अगर ये n लैम्डा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। आपने कहा n लैम्डा मतलब? आपने कहा 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके प्रिंसिपल को समझा। क्या ये प्रिंसिपल समझ में आता है? अब हमारे दिमाग में क्या बात आ गई कि सर देखो इधर से और इधर से आने में अगर इनके लंबाई में, इनकी दूरी में जो डिफरेंस अगर लैम्डा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा
या 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा आ जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो आपने कहा सर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ये कैसे पता चलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर रिजल्टेंट की जगह एक मोमबत्ती जला देते हैं। क्या जला देते हैं बेटा? मोमबत्ती। इसको हम बोलते हैं कैंडल। एक कैंडल जला देते हैं और इस कैंडल के जलने से क्या होता है, ये ऐसे जाती है और ये इधर से जाती है। कोई दिक्कत वाली बात? अब ये कैंडल जली, क्या हुआ? कैंडल जली। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कैंडल में हल्का 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 लुप जुप हो रही होगी, थोड़ा थोड़ा हिल रही होगी। लेकिन जैसे ही अचानक से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्या होगा? अचानक से जैसे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मतलब जो साउंड आ रही होगी उसका जो प्रेशर होगा, जो हवा आ रही होगी वो तेजी से आएगी अचानक से। तो जैसे वो तेजी से बढ़ेगी, इसके अंदर ये बंद मतलब जो इसका वाइब्रेशंस होते हैं बहुत तेज हो जाते हैं और ये कैंडल समटाइम ब्लो ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है, बुझ जाती है। इस लेवल पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जैसे ही इसकी लॉ में इसका जो फ्लेम है इसमें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो जाए या बुझ जाए तो दैट इज द साइन कि हम समझ जाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। क्योंकि रेगुलरली ये बहुत हल्का हल्का हिल रही होगी, अचानक से ये भी बहुत तेज हिल जाएगी। तो जिस मोमेंट पे फ्लेम बहुत ज्यादा तेज हिलती है, बुझ जाती है, ऐसे कंडीशन हम बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया है। तो आपने कहा सर अब एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, और इस बात को समझो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने कहा सर हमको कैसे पता चलेगा किस एन की बात हो रही है? आपने कहा सबसे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट करते। क्या करते हैं? 0 स्टार्ट। कैसे करेंगे? आपने कहा एक काम करो सर, ये जो है ना ढक्कन, इसको बिल्कुल पिचका दो। पिचका दो मतलब क्या हो गया? आपने कहा पिचका दो मतलब ये हो गया कि समझना बेटा, अब मैं यहां पर एक्सपेरिमेंटली आपको समझा रहा हूं। एक तो ये ट्यूब कांस्टेंट होगी, ऐसे भावनाओं को समझेंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, सबसे पहले इसको बिल्कुल क्लोज कर दिया, मतलब जितनी इधर की दूरी थी यहां से, ये रिजल्टेंट है आपका, यहां पर आपने अपनी मोमबत्ती लगा दी, ठीक है ना, ये मोमबत्ती लग गई। तो जितनी ये दूरी थी इधर की तरफ x1, उतनी ही दूरी इधर पे रखी आपने कहा, बिल्कुल ठीक, दोनों तरफ बराबर। ये फर्स्ट है, t बराबर 0 का समय। अब क्या किया आपने यहां पर ट्यूनिंग फॉर्क बजाया, आपने ट्यूनिंग फॉर्क बजा दिया, भन्ना दिया। और अब आपने क्या किया, धीरे धीरे इस वाले को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया, स्लोली 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 आपने इसको खींचा। अब आप देख रहे हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है और इसको आप धीरे धीरे खींचते चल रहे हैं और इसको देखते चल रहे हैं कि लॉ के साथ क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप खींचेंगे, इधर से एक वेव आ रही, इधर से वेव आ रही, यहां पर टकरा रही दोनों की दोनों। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो इसको हिला देंगे बहुत बुरी तरीके से, बात समझ में आती है ना। तो एक वेव इधर से गई, एक वेव इधर से आई, दोनों टकराई। अगर बहुत तेज हिल गई वेव, समझ लिया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अगर नहीं हिली तो मान लिया नहीं हुआ। बोल भाई मेरे पास समझ में आती है क्या? अब अपन ने क्या किया, इसको पकड़ लिया, खींचा, खींच के आ, खींच के आ, खींच के आ, खींच के आ, खींच। अचानक से देखा ये हिली तेज, आपने वहीं पर इसको रोक दिया। क्या किया, वहीं पर इसको रोक दिया। अब पहली बार हिली थी तेज, इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो सबसे बेसिक वाला हुआ होगा। आपने कहा बात तो बिल्कुल सही है सर। तो अगर अब मैं यहां पर बात करता तो मान लीजिए कि आप इसको यहां से कुछ इतना खींच के लाए, समझना बेटा मेरी बात को, थोड़ा सा पीछे आपने खींच दिया, ये कुछ यहां से यहां आ गई। ऐसे भावनाओं को समझेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर ये इतना एक्स्ट्रा खींची, मान लो डी दूरी खींच गई, इधर से यहां से भी आपने डी दूरी, तो टोटल कितनी लंबाई बढ़ गई? आपने कहा सर इधर की तरफ डी लंबाई बढ़ी, इधर की तरफ लंबाई बढ़ी। तो अब अगर मैं इस टोटल को मैं x2 बोलूं तो टोटल जो पाथ डिफरेंस हो गया इस वाली का और इस वाले का कितना हो गया? तो आप बोल सकते हैं x2 माइनस x1 जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी इक्वल टू d प्लस डी। बोलो मेरे भाई बात समझ में आती है क्या? और सबसे पहला वाला हुआ है, इसका मतलब d प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा, क्योंकि सबसे पहला वाला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और खींचोगे और एक बार आएगा तो 2 लैम्डा, फिर और खींचोगे फिर आएगा तो 3 लैम्डा, और खींचोगे फिर और पार्ट डिफरेंस आएगा तो 4 लैम्डा। उसी तरीके से तो बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा?
आपने कहा बात तो सही है सर, तो मतलब पहला वाला जो आया, जो डी पर आया, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट 2d इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको x2 और x1 मतलब पूरी लेंथ की बात कर रहे हैं। x1 ये पूरी लेंथ है, याद रखिएगा भैया, है ना, और x2 ये पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की। तो आपने कहा 2d बराबर लैम्डा क्या हो गया, मतलब यहां से हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। अरे बोलो मेरे भाई, इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये तो पता ही है। आपने कहा हाँ सर ये पता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क पता है, 2d बराबर लैम्डा पता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, v बराबर n लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यही तो बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी नोन है, लैम्डा कितना हो गया, आपने कहा d 2d, तो 2 इंटू 2d, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड। और यहां से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां से पहला वाला मैक्सिमा निकाला, फिर और खींचेंगे, दूसरा निकालेंगे, और खींचेंगे, तीसरा निकालेंगे, ताकि सारी की सारी वैल्यूज कई बार कैलकुलेट कर लें और हमारी वैल्यूज क्लियर आ जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर रिपीट करते हैं ताकि जो एरर है वो खत्म हो जाए। क्या बोलो मेरे बच्चे, बात समझ में आती है? बहुत सिंपल सी कंडीशन, आपको बता दिया जाएगा भैया यहां से कितना खींचा गया, यहां से कितना खींचा गया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमको आंसर। तो याद रखना है कि अगर आपको बोला जाए डी, तो पाथ डिफरेंस 2d होगा, बस इतना दिमाग में रखना है। बस इसमें एक गलती क्या होती है, वो इसको 2 नहीं करते हैं बच्चे, कि अगर इस वन साइड ऑफ द ट्यूब इज एक्सटेंडेड बाय अ लेंथ d, द पाथ डिफरेंस दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड इज 2d, क्योंकि भैया d इधर भी क्रिएट होगा और d इधर भी क्रिएट होगा, दोनों तरफ dd क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्की बात, नो कच्ची बात? चलो मेरे भाई आते हैं नेक्स्ट बात के ऊपर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जिसको हम बोलते हैं कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट। बोलो बात समझ में आती है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? इट्स कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो इट्स कुंट्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, यहां पर हमारे पास एक सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल अगेन स्टैंडिंग वेव है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो कुंट्स ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम लोग देखेंगे अभी बच्चे कुछ समय के पश्चात। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।